व्यूवर्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराथायराइड हार्मोन, कैल्सीटोनिन, कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म और विटामिन डी रोल इन बोन एंड टीथ। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर के पार्ट्स होंगे। ठीक है, तो कोशिश करूँगा कि आज मैं ये पार्ट इसका वन क्लियर कर लूँ, इसका वन जो है वीडियो बनाऊँ इस पे वन पार्ट पे। तो सेकंड में फिर हम पैराथायराइड और कैल्सीटोनिन एक्शन फिर हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैंने अपने लिए नोट्स बनाए थे कि मैं अपने लिए जो मुख्तलिफ़ बुक्स से, मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज से मैंने ये नॉलेज जो जितना भी है, जितने भी कंटेंट है इस लेक्चर का, वो मैंने नोट्स अपने लिए बनाए थे। तो मैंने सोचा कि मैं इसकी वीडियो बना दूं ताकि आप सबका भी इसमें फ़ायदा हो जाए। तो सब चलें अब स्टार्ट करते हैं। पैराथायराइड हार्मोन नॉर्मल जो है कैल्शियम वैल्यू जो होती है वो 8.4 टू 10.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। ठीक है, पर डेसीलीटर का मतलब है कि 100 मिलीलीटर ऑफ द प्लाज्मा। ठीक है, तो हाइपर कैल्सीमिया जो स्टेट होती है उसमें प्रोग्रेसिव डिप्रेशन ऑफ सीएनएस होती है। ठीक है, जो मतलब कि जब कैल्शियम लेवल हाई हो जाए तो उसमें जो है सीएनएस की डिप्रेशन होती है। जब कैल्शियम लेवल हाई हो तो उसमें सीएनएस की डिप्रेशन होती है। और हाइपोकैल्सीमिया स्टेट में सीएनएस एक्साइट होता है। हाइपोकैल्सीमिया स्टेट में, ठीक है, जब कैल्शियम लेवल बॉडी में कम होगा तो सीएनएस क्या होगा, एक्साइट होगा। तो इसका मैकेनिज़्म हम पढ़ेंगे, देखते हैं आगे कि किस तरह ये एक्साइट होता है, किस तरह मतलब हाइपोकैल्सीमिक स्टेट में एक्साइट हो जाता है। कैल्शियम डिस्ट्रीब्यूशन देख लें सबसे पहले। इसमें 0.1% जो है वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में होता है कैल्शियम, और 1% सेल में होता है इन ओवरऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, पूरी बॉडी की बात कर रहे हैं। 98.9% जो बोन में होता है वो स्टोर्ड फॉर्म में होता है। 98.9% जो है बोन में होता है वो स्टोर्ड फॉर्म में होता है। उसके बाद जब एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का कैल्शियम कंसंट्रेशन कम होती है तो बोन जो होता है वो कैल्शियम आयन को रिलीज़ करता है। डाइवेलेंट आयन है। ठीक है, डाइवेलेंट आयन है। ठीक है, बोन जो है फिर उसको स्टोर करता है। यहाँ देखें कि यहाँ पे स्टोर किया हुआ बोन ने, जब एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंसंट्रेशन ईसीएफ कंसंट्रेशन कम हुई तो बोन ने रिलीज़ कर दिया। यहाँ पे स्टोर्ड बोन जो है कैल्शियम का बहुत बड़ा रिजर्वायर है। ठीक है, फिर फॉस्फेट की डिस्ट्रीब्यूशन देख लें कि 85% बोन में होता है और 14 टू 15% सेल्स में होता है, और लेस देन 1% जो होता है वो ईसीएफ में होता है। लेस देन 1% ईसीएफ में होता है। कैल्शियम इन द प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंटरस्टिशियल मतलब एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड उसमें होता है। प्लाज्मा जो है 40 प्लाज्मा के में कितना होता है कैल्शियम, 41% कैल्शियम कंबाइंड विद द प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, ये जो होता है 41% 1 मिलीमोल पर लीटर बनाता है। 1 मिलीमोल पर लीटर होता है, और ये नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म में है। कैपिलरीज से ये डिफ्यूज़ नहीं होता, ये नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म में है, ये कैपिलरीज से डिफ्यूज़ नहीं होता। ठीक है, ये कंबाइंड प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ ही रहता है, इंट्रावास्कुलर स्पेस में ही रहता है ये 41%। ठीक है, डिफ्यूज़ नहीं होता, मतलब कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में नहीं आता। कैपिलरी की मेम्ब्रेन को वो छोड़कर इससे लीक आउट नहीं होता। ठीक है, ये क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ ही बाइंड रहता है। ये प्लाज्मा अगर प्रोटीन है, ठीक है, तो इसके साथ ये कैल्शियम बाइंड रहेगा इस तरह। उसके बाद 0.2 मिलीमोल है पर लीटर, ये 9% बनाता है टोटल। और ये एनायनिक सब्सटेंसेस के साथ, जिस तरह स्ट्रेट हो गया, फास्फेट हो गया, उसके साथ प्लाज्मा में और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ये उसके साथ अटैच होता है एनायनिक सब्सटेंसेस के साथ प्लाज्मा में। और कहाँ पे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। और ये डिफ्यूजिबल फॉर्म में होता है। ठीक है, नॉन आयनाइज फॉर्म में होता है, और एक होता है आयनाइज फॉर्म में और डिफ्यूजिबल फॉर्म में। ठीक है, 50% जो होता है वो डिफ्यूजल फॉर्म में और नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, आयंस की शक्ल में होता है। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये समझना ज़रूरी है, तो फिर डिवीजन जो डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ जाएगी। कैल्शियम जो है ये एनायनिक फॉर्म में होता है 9% में। यहाँ पे सिर्फ
ग्राफिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो की गई है इसकी कैल्शियम की, ठीक है। और ये डिफ्यूजिबल फॉर्म में होता है, जिस तरह है वही चीज़ें जो पहले हमने देख ली, जिसमें प्रोटीन बाउंड होता है 41% होता है, 1 मिलीमोल बनाता है पर लीटर। और ये नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म में होता है, मतलब सेल जो मेम्ब्रेन होती है वो उसको लीक आउट नहीं करता, कैपिलरी मेम्ब्रेन को, वो उसमें रहता है इंट्रावास्कुलर स्पेस में। नॉट फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, से भी फिल्टर नहीं होता, ठीक है। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज तो यूरिन में नहीं जाता, मीन टू से कि ब्लड एक्सपेंशन है, ब्लड है, वो उसको नहीं लीव करता ये 41% कैल्शियम, ठीक है। जो फिर आयनाइज्ड फॉर्म में होता है 50%, 1.5 मिलीमोल पर लीटर बनाता है। और ये डिफ्यूजिबल फॉर्म में होता है, डिफ्यूज़ कर जाता है, ये फ़िल्टर हो जाता है। और ये कैल्शियम जो कम्प्लेक्स एनाइनिक जो सिट्रेट और फास्फेट के साथ अटैच था, ये वाला कैल्शियम, ठीक है, ये क्या करेगा, और ये दोनों, ये वाला कैल्शियम और ये वाला, ठीक है, ये 9% ये, ठीक है, और ये 50%, ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, ये फ़िल्टर हो जाएंगे। फिल्टर थ्रू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इन द रेनल ट्यूब्यूल्स। तो कहाँ पर ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगी, सबसे ज़्यादा होगी पीसीटी में, और पीसीटी में सबसे ज़्यादा होगी 90%, और लूप ऑफ हेनले में भी, ठीक है। पीसीटी और लूप ऑफ हेनले में क्या, कहाँ दोनों में कितनी होती है, 90% होती है। और फिर जो है अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल्स में ये यहाँ पर भी इसकी यहाँ पर भी इसकी एब्जॉर्प्शन होगी, रीअब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ देखें कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड दो फार्म में होता है, एक तो फॉस्फेट फार्म में, ठीक है, फॉस्फेट का ये फार्मूला है, और ये दो फार्म में होता है, ठीक है। इसको एक तो हाइड्रोजन फॉस्फेट फार्म होती है, ये हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है, और ये होती है डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। ये हाइड्रोजन फॉस्फेट और ये डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसकी कंसनट्रेशन जो प्लाज्मा में होती है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में होती है, वो होती है 1.05 मिलीमोल पर लीटर, और इसकी 0.26 मिलीमोल पर लीटर। और ये इसको हाइड्रोजन फॉस्फेट और डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो कंसनट्रेशन होती है वो 3 to 4.5% मिलीग्राम पर डेसीलीटर। बहुत फार्म जो होती हैं, दोनों फार्म जो हैं इसकी नॉर्मल कंसनट्रेशन बनाती हैं, दोनों फार्म्स। एक हम इसको कंसीडर सिर्फ फास्फेट करते हैं, लेकिन इसकी अगर 2 फार्म्स होती हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे पढ़ी कि हाइड्रोजन फास्फेट और डाई हाइड्रोजन फास्फेट, ठीक है। ये दोनों मिलकर कंसनट्रेशन, ये वाली कंसनट्रेशन बनाती हैं। और उसके बाद इंक्रीज फास्फेट इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। तो अगर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में फास्फेट की सबसे कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होगी, तो हम कंसीडर करेंगे कि दोनों की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। दोनों फार्म्स की कंसनट्रेशन, हाइड्रोजन फास्फेट और डाई हाइड्रोजन फास्फेट, दोनों की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हुई है। अच्छा, फिर पीएच पर डिपेंडेंस देख लें इसकी कंसनट्रेशन की, कि अगर पीएच ज़्यादा है, ठीक है, मीन टू से कि फिर उसके बाद ये हाइड्रोजन फास्फेट और डाई हाइड्रोजन फास्फेट और हाइड्रोजन फास्फेट पर क्या इफेक्ट करता है। पीएच ज़्यादा है तो ये डाई हाइड्रोजन फास्फेट की कंसनट्रेशन को ज़्यादा कर देता है, और हाइड्रोजन फास्फेट की कंसनट्रेशन को कम कर देता है। अल्कलाइन जो है, जो अल्कलाइन उस कंडीशन होती है, ठीक है, उसमें जो पीएच है, तो उसकी बाइकार्बोनेट फॉर्म है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, और कार्बोनेट बाई हाइड्रोजन सल्फेट फार्म है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और हाइड्रोजन फास्फेट फार्म जो है, सॉरी, डाई हाइड्रोजन फास्फेट जो फार्म है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और हाइड्रोजन फास्फेट जो फार्म है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, नॉर्मली। अच्छा, नॉन बोन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अल्टर्ड कैल्शियम एंड फास्फेट कंसनट्रेशन इन द बॉडी, ठीक है। तो इसमें देखें कि हाइपोकैल्सीमिया काजेज द सीएनएस एक्साइटमेंट एंड टेटेनी, ठीक है। हमने पहले देखा कि सीएनएस को एक्साइट करता है, वो किस तरह एक्साइट करता है, जब कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा तो सोडियम, या ये देखिए कि ये भी एक पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव डाइवेलेंट है, और ये भी पॉजिटिव डाइवेलेंट है। जब इसकी कंसनट्रेशन कम होगी, ठीक है, तो ये सोडियम जो बाइवेलेंट है, ये सोडियम आयन है, ये बहुत ज़्यादा न्यूरॉन में चला जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, एक्साइटेबिलिटी होगी, इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी, जिससे सीजर्स भी हो सकते हैं, जो सीजर्स भी काज कर सकता है। अब ये क्यों गया था इधर, क्योंकि ये इसकी कंसनट्रेशन कम है, पॉजिटिविटी
कम हो जाएगी सेल के अंदर, तो पॉजिटिविटी मेंटेन रखने के लिए तो सोडियम अंदर जाएगा, ठीक है। सोडियम फिर एक्साइटेबिलिटी करवाएगा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और फिर उससे सीजर्स हो जाएंगे। और 50% से कैल्शियम की कंसनट्रेशन कम हो जाए, ठीक है, स्पॉन्टेनियस इम्पल्सेस होती हैं जो स्केलेटल मसल को एक्साइट करती हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइट करती हैं, ठीक है। मल्टीपल इम्पल्सेस जो वो क्रिएट होती हैं जिससे टेटनी हो जाता है, ठीक है। वो पहले सबसे पहले कहाँ पे होता है टेटनी, उसको हैंड में होता है, फिर ठीक है, फिर वो बॉडी में हो जाता है, फिर बाकी बॉडी में होता है, पहले हैंड में होता है फिर बाकी बॉडी में हो जाता है। तो ये जब 9.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर टू 6.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक जाता है, ठीक है। ये मतलब कि कंसनट्रेशन कम हो रही है ना, ये देखें यहाँ पे कंसनट्रेशन 9.54 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की तरफ यहाँ कंसनट्रेशन कम हो रही है, ठीक है। इस कंसनट्रेशन की तरफ जाएगा तो ये क्या होगा कि स्पॉन्टेनियस इम्पल्सेस होंगे स्केलेटल मसल में और उससे टेटनी हो जाएगी। इस ऑर्डर में ये डिक्रीज़ हो रहा है। और जब 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए कैल्शियम तो बहुत ज़्यादा लेथल होता है, ठीक है। अच्छा, ये टेटनी जो हो गई है, जो पहले हैंड में हुई है फिर बॉडी में हुई है, इसको कहते हैं कार्पोपेडल स्पैज्म, इसको कहते हैं कार्पोपेडल स्पैज्म। यहाँ पे देखें हाइपोकैल्सीमिक कार्पोपेडल स्पैज्म कहते हैं इसे। स्पैज्म कहते हैं कि इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, ठीक है, इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन, उसको कहते हैं कि ये स्पैज्म हो गया है। हाइपोकैल्सीमिया में मार्क्ड हार्ट डायलेशन होती है, ठीक है, और उसके बाद इंक्रीज मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, ख़ासतौर पे नर्व सेल्स की, और इम्पेयर्ड बोन ब्लड क्लॉटिंग जो होता है वो हाइपोकैल्सीमिक स्टेट में। आपको पता है कि कैल्शियम भी रिक्वायर्ड होता है क्लॉटिंग के लिए। फिर हाइपरकैल्सीमिया डिप्रेसेस द सीएनएस एंड मसल एक्टिविटी, ठीक है। ये यहाँ पे सिर्फ कार्पोपेडल स्पैज्म का हमने सिर्फ जस्ट एक हाइपोकैल्सीमिक स्टेट के लिहाज से हमने थोड़ा देखा, और आगे मैंने कुछ कंटेंट इसमें ऐड किया है, वो उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में टेटनी देख लेते हैं कि टेटनी कैसे होती है, कितनी इकसाम होती हैं। डिप्रेसेस द सीएनएस एंड मसल एक्टिविटी, जब मतलब 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए, और मतलब कि सबसे ज़्यादा इसकी क्वांटिटी हो जाए 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर, हाइपरकैल्सीमिक स्टेट हो जाए, वो सीएनएस की एक्टिविटी को कम कर देता है और जिससे रिफ्लेक्सेस एक्टिविटी भी कम हो जाती है, और क्यूटी इंटरवल जो है ईसीजी में वो कम हो जाता है, ठीक है, क्यूटी इंटरवल। और फिर उससे क्या होता है, फिर वो और दूसरी तीसरी कंडीशन होती है, वो एपेटाइट कम हो जाती है, और उससे कंस्टिपेशन भी होती है। कंस्टिपेशन इसलिए होती है क्योंकि कैल्शियम जो है ना वो मसल एक्टिविटी को कम कर देता है, ठीक है, और इससे कंस्टिपेशन हो जाती है। जब ये 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक देख रहे थे, मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक, ठीक है, जब उससे कम क्वांटिटी हो जाएगी, ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 17 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाएगी, उससे भी ज़्यादा हो जाएगी ये, तो फिर कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल जो बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी बनते हैं, जिसमें ये क्रिस्टल्स किडनी में भी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हम देखते हैं कि क्रिस्टल किस तरह किडनी में बने थे और कहाँ कहाँ पे बने थे। एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ठीक है। और एक्सक्रीशन जो होती है ये फीकल एक्सक्रीशन होती है कैल्शियम और फॉस्फेट की, और एब्जॉर्प्शन जो होती है वो इंटेस्टाइनल होती है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन जो होती है इंटेस्टाइनल होती है, और जो एक्सक्रीशन होती है वो फीकल एक्सक्रीशन होती है, क्योंकि विटामिन डी तो रोकता है फास्फेट की एक्सक्रीशन को, कैल्शियम की एक्सक्रीशन को भी रोकता है विटामिन डी। 1 लीटर देखें कि 1 लीटर जो है हम मिल्क लेते हैं, 1 लीटर अगर मिल्क लेते हैं, ठीक है, उसमें 1000 mg पर डे के हिसाब से उसमें कैल्शियम मौजूद होता है, ठीक है। डाइवेलेंट कैल्शियम है और पुअरली एब्जॉर्ब्ड है, ठीक है, उसमें मतलब कि इंटेस्टाइन से ये पुअरली एब्जॉर्ब्ड होगा। और जो कि फॉस्फेट जो होता है वो मतलब इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। मज़ीद ये है कि विटामिन डी भी फॉस्फेट की मज़ीद और एब्जॉर्प्शन करवाता है। और विटामिन डी ये देखें पुअरली एब्जॉर्ब होता है, और विटामिन डी इसकी हेल्प करता है कि ये एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, इंटेस्टाइन में। यहाँ पे देखें, ये देखें कि कैल्शियम इंटेक हुई 1000 mg पर डेसीलीटर, ठीक है, वो इंटेस्टाइन में, फिर एब्जॉर्प्शन हुई उसकी, ये स्क्रीशन हुई, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कितना है 1300 mg है, ठीक है, सेल में है 13,000 mg। और ये जो यूरिन में एक्सक्रीशन हुई है इसकी वो है 10%, और इसका 10% है जो इंजेक्शन हुई थी, ठीक है।
और बोन में जितनी कैल्शियम के रिटेंशन है वो तकरीबन 1 kg बनती है पूरी बॉडी में, ठीक है, बोन एब्जॉर्प्शन में। और देखें कि डेली बेसिस पे 500 mg जो मिलीग्राम पर डेसीलीटर मिलीग्राम है जो पर डे, वो 500 कैल्शियम की मिलीग्राम 500 कैल्शियम जो है वो इसकी डिपोजिशन हो रही है, और मतलब कि बोन उसको ले रही है, ठीक है, कैल्शियम को। और 500 इसकी रिजर्वेशन हो रही है, मतलब कि बोन से निकल रहा है, ठीक है, कैल्शियम। तो वापस आ जाएं यहाँ पे। तो वो कहता है कि अदर जो कैल्शियम हाइपर कैल्शियमिया के दूसरे इफेक्ट हैं, एक तो हमने पढ़े कि ये मसल एक्टिविटी को कॉन्स्टिपेशन करता है, मसल एक्टिविटी को कम करता है, क्यू आर इंटरवल को कम कर देता है, और रिफ्लेक्सेस को कम करता है, सीएनएस को एक्टिविटी को कम कर देता है, और एपेटाइट कम हो जाती है। और दूसरे डेवलपमेंट ऑफ बोन डिजीजेज सच एज द ओस्टिटिस फाइब्रोसिस्टिक का, और डेवलपमेंट ऑफ द पैराथायरॉयड पॉइजनिंग एंड पैराथायरॉयड पॉइजनिंग हो जाती है। इट इज़ द कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय सिवियर मैनिफेस्टेशन डेट अकर व्हेन द ब्लड कैल्शियम लेवल राइजेज अबाउ द 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। ये कंडीशंस वो कहता है कि 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो तो ये कंडीशन हो जाती हैं। फिर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में वो कहता है कि कंसनट्रेशन ऑफ बोल कैल्शियम एंड फॉस्फेट इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे क्या होता है कि कैल्शियम फास्फेट क्रिस्टल्स बनते हैं, कैल्शियम फास्फेट क्रिस्टल्स बनते हैं। कंसनट्रेशन ऑफ फास्फेट आल्सो इंक्रीजेज बिकॉज किडनी कैन नॉट एक्सक्रीट द एक्सेस अमाउंट ऑफ द फास्फेट रिजर्व फ्रॉम द बोन, ठीक है। वो कहता है कि जब फास्फेट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो किडनी उसको जो है वो एक्सक्रीट नहीं करती, जो कि बोन से सर्व हुए थे। फिर उससे क्या कहते वो कहता है कि क्रिस्टल्स बनने लग जाते हैं, ठीक है। और फिर वो कहता है कि डेपोजिशन ऑफ द कैल्शियम फास्फेट क्रिस्टल्स इन द रेनल ट्यूब्यूल्स। फिर जब किडनी एक्सक्रीट नहीं कर रही तो बॉडी में रिटेन कर रहे हैं वो कैल्शियम, ठीक है। वो क्या कहता है कि फिर वो कैल्शियम फास्फेट क्रिस्टल्स की डेपोजिशन हो जाती है रेनल ट्यूब्यूल्स में, ठीक है, थायराइड ग्लैंड में, और एल्विलाई ऑफ द लंग्स में, और गैस्ट्रिक मिकोजा में, ठीक है, और इन वाल ऑफ आर्टरीज में, रिजल्टिंग इन द डिसफंक्शन ऑफ दीज ऑर्गन्स। रेनल स्टोर्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, व्हेन इट इज़ डिपॉजिटेड इन द किडनी। जब किडनी में डिपोजिशन होती है तो रेनल स्टोन्स बनने लग जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि एक्सेस अमाउंट है और वो रिलीज़ नहीं हो रही, किडनी से एक्सक्रीट नहीं हो रही। हाइपोकैल्सीमिया और टेटनी, जिस तरह के हाइपोपैराथायरॉयडिज्म लीड्स टू द हाइपोकैल्सीमिया, मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच का लेवल कम हो तो वो कैल्शियम वो क्या कहता है कि हाइपोकैल्सीमिया की तरफ ले जाता है। मतलब कि अगर पीटीएच का लेवल है तो वो नॉर्मल करता है, मतलब अगर कैल्शियम कंसनट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, कैल्शियम कंसनट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, वो पीटीएच जो है उसकी कैल्शियम कंसनट्रेशन को कम कर देता है, ठीक है, इसकी कंसनट्रेशन को कम कर देता है। तो जब हाइपोकैल्सीमिया होगा तो कैल्शियम जो है उसके कंसनट्रेशन कम हो जाएगी, और ये कैल्शियम बाय डिक्रीजिंग द कैल्शियम रिअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द बोन, ठीक है, कैल्शियम की रिअब्जॉर्प्शन को बोन से कम कर देगा, और इससे हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। क्योंकि जब तक हाइपर पैराथायरॉयड हार्मोन था, ठीक है, तब तक तो वो नॉर्मल कर रहा था कैल्शियम की कंसनट्रेशन को। अब जब पैराथायरॉयड हार्मोन नहीं है तो वो कैल्शियम के रिअब्जॉर्प्शन को कम कर देगा बोन से, और कैल्शियम हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया काजेज द न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्साइटेबिलिटी रिजल्टिंग इन द हाइपोकैल्सीमिक टेटनी, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली टेटनी अकर्स व्हेन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन फॉल्स बिलो द 6 mg पर डेसीलीटर फ्रॉम इट्स नॉर्मल कंसंट्रेशन 9.4 mg पर डेसीलीटर से कम हो जाए, मतलब कि 6 तक आ जाए उसकी कंसंट्रेशन, तो हाइपोकैल्सीमिक टेटनी हो जाता है। उस टेटनी इज़ एन एबनॉर्मल कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय वायलेंट एंड पेनफुल मस्कुलर स्पैज्म। वायलेंट मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शन होती है और पेनफुल होती है, ठीक है, उसको कहते हैं टेटनी। स्पैज्म क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी मस्कुलर कंट्रैक्शन, पर्टिकुलरली इन द फीट एंड हैंड में होती है। सबसे पहले हैंड में, जिस तरह मैंने पहले बताया वो गाइटन का कंसेप्ट था, ठीक है, गाइटन एंड हॉल का। और इट इज़ बिकॉज ऑफ द हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ द नर्व्स एंड स्केलेटल मसल्स, ठीक है, तो ड्यू टू द कैल्शियम डेफिशिएंसी। साइंस एंड सिम्टम्स क्या होती हैं हाइपोकैल्सीमिक टेटनी में, हाइपर रिफ्लेक्सिया होता है, कन्वुल्जन्स होती हैं, इंक्रीज न्यूरल एक्साइटेबिलिटी रिजल्ट्स इन हाइपर रिफ्लेक्सिया। तो उसके बाद कन्वुल्जन्स, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, कार्पोपेडल स्पैज्म हो जाता है,
ठीक है। इसको कार्पोपेडल स्पैज्म इज द स्पैज्म इन द हैंड एंड फीट दैट अकर्स इन द हाइपोकैल्सिमिक स्टेट टेटनी। वही चीज़ during the spasm the hand shows a peculiar attitude. Carpopedal spasm attitude of the hand in the carpopedal spasm includes the flexion at the wrist joint, ठीक है, flexion हो जाती है wrist joint पर, flexion at the metacarpophalangeal joint पर flexion हो जाती है, और extension at the interphalangeal joints, ठीक है, abduction of the thumb। ये चार चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है कि फ्लेक्शन एट द रिस्ट जॉइंट होती है, फ्लेक्शन एट द मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट होती है, और एक्सटेंशन हो जाती है मेटाकार्पोफ्लेंजियल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट में, और एबडक्शन ऑफ द थंब, ठीक है। लेरेंजियल स्टीडर होते हैं। स्टीडर क्या होते हैं कि नॉइजी ब्रीथिंग होती है, ठीक है। लेरेंजियल स्टीडर मीन्स ए लाउड क्राइंग साउंड ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, मतलब जिस तरह कवे की आवाज़ होती है ना, उस तरह का साउंड्स बनते हैं इंस्पायरेशन के दौरान, विच अकर्स मेनली ड्यू टू द लेरेंजियोस्पैज्म, ठीक है, वही लेरेंजियल मसल की इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन। अच्छा, लेरेंजियल स्टीडर इज़ अ कॉमन डेंजरस फीचर ऑफ द हाइपोकैल्सिमिक टेटनी, ये ठीक है, वो डेंजरस फीचर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जो कंसनट्रेशन कम हो जाती है, जिससे क्या होता है कि लेरेंजियल स्टीडर होता है। कार्डियोवास्कुलर चेंजेस क्या आती हैं, डायलेशन ऑफ द हार्ट होता है, ठीक है, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द एसटी सेगमेंट एंड क्यूटी इंटरवल इन द ईसीजी। अरिथमिया होता है, जिससे अरिथमिया आपको पता है कि इरेगुलर बीट होता है, रिदमिक प्रॉब्लम्स होती हैं हार्ट की, हाइपोटेंशन हो जाता है, और उससे हार्ट फेलियर हो जाता है। और दूसरे फीचर्स में इसकी डिक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ड्राई स्किन विद द ब्रिटल नेल्स, हेयर लॉस होता है, ग्रैंड मेल एब्जॉर्प्शन होती है, ग्रैंड मेल पेटिट और मेल पेटिट एंड अदर सीजर्स होते हैं, ठीक है। ये फॉर्म्स सीजर्स की ग्रैंड मेल और पेटिट मेल और अदर सीजर्स, ठीक है, ये टाइप्स हैं सीजर्स की, इस तरह के सीजर्स हो जाते हैं। और उसमें वो साइंस एंड मेंटल रिटार्डेशन होती है चिल्ड्रन में, और डिमेंशिया अडल्ट्स में हो जाता है। मेंटल रिटार्डेशन चिल्ड्रन में होती है, और डिमेंशिया क्या होता है एडल्ट्स में होता है। व्हेन द कैल्शियम लेवल फॉल्स बिलो 4 mg से कम हो जाए तो बहुत ज़्यादा फैटल हो जाता है ये, ठीक है। इस हाइपोकैल्सिमिक स्टेट में बहुत जल्दी जो टेटनी होती है वो हो जाती है, और जो पर्सन होता है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा दूसरे मसल्स की भी स्पेसिसिटी हो जाती है, स्पैज्म हो जाता है। लेरेंजियल एंड ब्रोंकियल मसल्स जब इनकी स्पेसिसिटी हो जाती है तो वो क्या करते हैं कि ये रेस्पिरेटरी अरेस्ट करते हैं, जिससे डेथ हो जाती है, बंदा सांस लेने के काबिल नहीं रहता, जिससे स्पैज्म की वजह से, ठीक है। तो फिर उस लेटेंट टेटनी क्या होती है, इसको सब क्लिनिकल टेटनी भी कहते हैं, इज़ द न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्साइटेबिलिटी ड्यू टू द हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, इसको कहते हैं कि लेटेंट टेटनी। ये डायग्राम हमने देख ली थी, वो कहते हैं फास्फेट अब्जॉर्प्शन अकर्स ईजिली, ठीक है, जितना भी कैल्शियम फास्फेट होता है वो ऑब्जर्व हो जाता है, ब्लड में आता है, फिर यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। और सिर्फ वो फास्फेट जो जो फीसेस के साथ है, वो फास्फेट जो फीसेस के साथ है और नॉन ऑब्जर्व कैल्शियम के साथ है, ये फास्फेट जो है ये ऑब्जर्व नहीं होता, बाकी सब तमाम फास्फेट जो होता है ना वो ईजिली ऑब्जर्व हो जाता है। अच्छा, रेनल जी एब्जॉर्प्शन मतलब 90% तो पीसीटी में हुआ, लूप ऑफ हेनले में हुआ, अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल्स में हुआ, 10% जो है कैल्शियम उसकी लेट डिस्टल ट्यूब्यूल्स में कलेक्टिंग डक्ट में हुई। और ये जो 10% है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 10% जो है इसकी अपटेक इसकी रीअब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है कैल्शियम कंसनट्रेशन ब्लड में, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द कैल्शियम आयन कंसनट्रेशन इन द ब्लड, ठीक है। जैसे ही वो कहता है कि पैराथायरॉयड हार्मोन रेगुलेट करता है इसकी कंसनट्रेशन को, जैसे ही मतलब कि ब्लड में कंसनट्रेशन इसकी कम हुई कैल्शियम की, तो रीअब्जॉर्प्शन जो है वो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, और यहाँ पर डिस्टल रेनल ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट में, लेट डिस्टल ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट में नो कैल्शियम इन द यूरिन, मतलब कि यूरिन में कैल्शियम जाता ही नहीं है, जितना भी रिक्वायर्ड था वो एब्जॉर्प्शन उसकी हो गया है। यहाँ पे जब डिस्टल ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट में रिअब्जॉर्प्शन होगी तो यूरिन में कैसे जाएगा, नहीं जाएगा। और जब कैल्शियम कंसनट्रेशन कम हो जाती है इसकी रिअब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। ये 10% जो है ना इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और फिर से कैल्शियम यूरिन में फिर कैल्शियम हो जाता है, बॉडी में ज़्यादा है तो वो रिअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, तो वो क्या होगा यूरिन में जाएगा, ठीक है। रेनल फॉस्फेट एक्सक्रीशन इसको ओवरफ्लो मैकेनिज़्म कंट्रोल करता है, ठीक है। प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो फास्फेट की वो 1 मिलीमोल पर डेसीलीटर है, और ये क्रिटिकल वैल्यू है,
ये क्रिटिकल वैल्यू है। अब इस क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर जो कंडीशन हो जाए तो एडिशनल इंक्रीज़ हो, ठीक है, 1 मिलीमोल पर डेसीलीटर से एडिशनल इंक्रीज़ हो तो वो उससे फिर फास्फेट जो है ना यूरिन में ज़्यादा हो जाता है। फास्फेट क्या है, उसकी एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाती है। मीठू से बड़ी ही वेल रेगुलेटेड एक अमाउंट है 1 मिलीमोल पर डेसीलीटर पर लीटर, ठीक है। ये इससे अगर ज़्यादा हो गया तो वो यूरिन में उसकी फास्फेट की कंसनट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि बॉडी ने एक्सक्रीट करना है ना। और पीटीएच जो है ना, ये पैराथायरॉयड हार्मोन इसकी एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ करता है, एनहेंस करवाता है। बोन एंड इट्स रिलेशन टू एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ठीक है, बोन एंड इट्स रिलेशन टू एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम एंड फॉस्फेट। बोन जो है वो टफ ऑर्गेनिक मैट्रिक्स बनाता है, जो कैल्शियम साल्ट उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसको स्ट्रेंथन करता है, ठीक है, कैल्शियम साल्ट। कंपैक्ट बोन जिसमें 70% मैट्रिक्स होता है और साल्ट जो है ना 30% होते हैं कंपैक्ट बोन में। जो 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 न्यूली फार्म्ड बोन्स हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, मैट्रिक्स ज़्यादा होता है और साल्ट कम होता है। मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा होता है, साल्ट कम होता है, क्योंकि मैट्रिक्स ने स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है। और ऑर्गेनिक मैट्रिक्स क्या है, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऑफ द बोन ये क्या है, इसमें कोलेजन होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, जैसे टाइप 1 फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि टाइप 1 फाइबर होता है। 90 टू 95% जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसका फंक्शन इज प्रोवाइड पावरफुल टेंसाइल स्ट्रेंथ। फिर ग्राउंड सब्सटेंसेस होती हैं, ठीक है, जिसमें ये क्या होती हैं ग्राउंड सब्सटेंसेस, ये होमोजीनियस एक जैसी जेलेटिनियस मीडियम होता है, ठीक है, जेल लाइक मीडियम होता है। और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और प्रोटीग्लाइकन्स ये क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और प्रोटीग्लाइकन्स मिलकर क्या बनाते हैं, ग्राउंड सब्सटेंसेस बनाते हैं। दो तरह देखें कि कोलेजन फाइबर जो है, कोलेजन ऑर्गेनिक मैट्रिक्स जो है ये दो तरह की चीज़ों से बनता है, एक तो कोलेजन से बनता है, कोलेजन फाइबर से, और ग्राउंड सब्सटेंसेस से बनता है। कोलेजन फाइबर्स टाइप ए फाइबर्स हैं और जो ग्राउंड सब्सटेंसेस है वो दो चीज़ों से बनती है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से और प्रोटीग्लाइकन से, ठीक है। तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और प्रोटीग्लाइकन मिलकर ग्राउंड सब्सटेंस बनाते हैं। अब प्रोटीग्लाइकन्स मेनली जो दो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है और हेलुरोनिक एसिड है। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट हेलुरोनिक एसिड है, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट हैं। ये साल्ट की डिपोजिशन करवाने में बहुत हेल्प करती हैं। बोन साल्ट्स में कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम होता है और फास्फेट होता है, ये दोनों बोन साल्ट्स हैं। और ये क्रिस्टलाइन साल्ट्स जो होते हैं ये डिपॉजिट होते हैं बोन मैट्रिक्स में डिपॉजिट होते हैं। लेकिन बोन मैट्रिक्स अलग चीज़ है और साल्ट अलग चीज़ है। न्यूली फार्म बोन में उन्होंने पढ़ा कि 70% जो है बोन मैट्रिक्स होता है और साल्ट जो होते हैं वो 30% होते हैं, ठीक है। अब ये जो 30% साल्ट है ये इस बोन मैट्रिक्स में 70% बोन मैट्रिक्स में डिपॉजिट होता है, ठीक है। मेजर क्रिस्टलाइन साल्ट जो है, तो मेजर क्रिस्टलाइन साल्ट जो है उसको हाइड्रोक्सी एपेटाइट कहते हैं, हाइड्रोक्सी एपेटाइट कहते हैं। इसका फार्मूला है कैल्शियम 10, फास्फोरस 6 और हाइड्रोक्सल जो है वो 2, ठीक है। सी कैल्शियम 10, Ca10 Ca10 PO4 6 OH2, ठीक है, ये याद रखना है, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बस उसके बाद ये थोड़ा देख लें कि क्योंकि हम हिस्टोलॉजी भी कर रहे हैं और साथ साथ फिजियोलॉजी भी कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा हिस्टोलॉजी की ये ले आया हूँ फार्मूले, और फिजियोलॉजी में भी चूँकि लिखे हुए हैं, और फिर यहाँ पे भी ये भी हिस्टोलॉजी की क्रिस्टल की स्ट्रक्चर है, तो ये सारा दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। और ये देखें कि ये क्रिस्टल है एक, ठीक है, और उसमें उसकी थिकनेस है 10 to 30 आंगस्ट्रॉन और 400 आंगस्ट्रॉन लॉन्ग होता है, ठीक है। और ये 100 है ये वाइड होता है, इसका विड्थ होती है। और उसके बाद देखें कि मैग्नीशियम है, बाकी जो कंसंट्रेशन है ना वो भी मौजूद होती है। बाकी जो मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट आइंस, ये एक्सरे इनको शो नहीं करता,
ठीक है। ये जो ये मैग्नीशियम, सोडियम फास्फेट और जो कार्बोनेट आयन्स हैं, ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट के क्रिस्टल्स के साथ वो कॉन्जुगेटेड होते हैं। मतलब कि इसी तरह की फॉरेन बॉडीज़ भी अटैच हो, कुछ फॉरेन बॉडीज़ अटैच होती हैं, अटैच हो जाती हैं, ठीक है, बोन्स के साथ, जिस तरह के स्ट्रोंटियम हो गया, यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, ये तीनों जो हैं वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं। और फिर उसके बाद ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो हैं ये प्रोलॉन्ग इरेडिएशन करवाते हैं। अगर सफिशेंट अमाउंट में डिपॉजिट हो जाएं वो बोन के अंदर, ये तीनों, ठीक है, ये क्या करती हैं कि ये प्रोलॉन्ग इरेडिएशन करवाती हैं, और जिससे ओस्टोजेनिक सार्कोमा जो कैंसर होता है बोन्स का, वो हो जाता है उससे। फिर ट्रांसयूरामिक एलिमेंट्स जिस तरह गोल्ड और लेड और अदर हैवी मेटल्स वो भी डिपॉजिट हो सकती हैं फॉरेन बॉडीज़ के तौर पे। अच्छा, टेंसाइल और कंप्रेशनल स्ट्रेंथ ऑफ द बोन से क्या मुराद है? अच्छा, जो कंप्रेशनल स्ट्रेंथ होती है वो कैल्शियम साल्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसको कोलेजन फाइबर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। कोलेजन फाइबर जो है ना वो बोन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और बहुत ज़्यादा जो है ना जो स्ट्रेस होता है उसको बेयर करने की, यानी कि वेट बेयरिंग कैपेसिटी जो है इसकी, वो जो वो कैल्शियम साल्ट से आती है, ठीक है। ये देखें कि ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट है, यहाँ पे ये समझने वाली चीज़ है। ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट है, ये भी हाइड्रोक्सी एपेटाइट है, ये भी हाइड्रोक्सी। ये जो है ना ब्रिक्स की फॉर्म में है। देखें, ये जिस तरह दीवार पे ईंटें लगी होती हैं ब्रिक्स की फॉर्म में, यहाँ पे ये देखें कि इसका यहाँ पे कट, यहाँ पे कट, ब्रिक्स की फॉर्म में ये मौजूद है। और जो जो यहाँ पे जो कोलेजन फाइबर्स हैं ये भी ब्रिक्स की फॉर्म में मौजूद हैं, इस तरह, ठीक है, ब्रिक्स की फॉर्म में। जिस तरह ये दीवार है, इसकी यहाँ पे ईंटें लगी हैं और ये इस तरह मौजूद है, ठीक है। ये ब्रिक्स की फॉर्म में मौजूद है कोलेजन फाइबर्स, और जिस तरह के लिखा है कि लाइक ब्रिक्स इन द वाल, तो वो ओवरलैप करती हैं एक दूसरे पे। ये देखें यहाँ पे इस तरह मौजूद हैं और ये ओवरलैप कर रही हैं। ये इतना ओवरलैप किया है, इसने इतना ओवरलैप किया है। ये ब्रिक्स की फॉर्म है, यहाँ पे इतना ओवरलैप किया है, यहाँ पे इतना ओवरलैप किया है। ये ब्रिक्स की फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ देती हैं, और ये कंप्रेशनल स्ट्रेंथ जो है सी कैल्शियम से प्रोवाइड होती है। और उसके बाद प्रेसिपिटेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम एंड फास्फेट इन द बोन इक्विलिब्रियम विद द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। और कह रहा है कि जो कैल्शियम की प्रेसिपिटेशन है बहुत ज़्यादा मतलब कैल्शियम हो जाता है, और उसकी जो एब्जॉर्प्शन है कैल्शियम फास्फेट की, वो बोन के अंदर वो इक्विलिब्रियम है विद एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के साथ इक्विलिब्रियम मतलब कि कंसंट्रेशन रहती है उसकी। Hydroxyapatite doesn't precipitate in the extracellular fluid despite the supersaturation of the calcium and phosphate ion। ठीक है, वो कहता है कि जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, ठीक है, उसमें हाइड्रोक्सीएपेटाइट कभी भी डिपॉजिट नहीं, कभी भी उसकी कंसंट्रेशन नहीं होती, अगरचा के कैल्शियम और फास्फेट की एब्जॉर्प्शन जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। देखिए कि ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, ठीक है, और यहाँ पे कैल्शियम है, इंक्रीज कैल्शियम है, और फास्फेट है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। उसके बाद सेल है, ठीक है, सेल के अंदर कैल्शियम की कंसनट्रेशन कम है, फास्फेट की भी कम है। तो इससे क्या होगा कि नो प्रेसिपिटेशन डिस्पाइट द सुपर सेचुरेशन ऑफ आयंस। सुपर सेचुरेशन कहाँ हुई है? सुपर सेचुरेशन हुई है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में। यहाँ पे सुपर सेचुरेशन है, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन है कैल्शियम और फास्फेट की। यहाँ पे कंसनट्रेशन कम है, ठीक है, यहाँ पे कंसनट्रेशंस कम है, तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। और वैसे भी जो पायरोफॉस्फेट है वो प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्सीएपेटाइट इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में, ठीक है, ये इनहिबिट करती है। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में ये इनहिबिट करती है प्रेसिपिटेशन पायरोफॉस्फेट। और अगर यहाँ पे देखें कि कम हो जाती है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंसंट्रेशन कम हो जाती है, और सेल के अंदर ज़्यादा होती है इसकी कंसंट्रेशन कैल्शियम और फास्फेट की, तो प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्सीएपेटाइट हो जाती है, प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्सीएपेटाइट इन द बोन। और क्या है कि मैकेनिज्म ऑफ बोन कैल्सिफिकेशन क्या होता है? इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि ओस्टियोब्लास्ट होते हैं, ठीक है, ये ओस्टियोब्लास्ट जो कोलेजन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है, और ये कोलेजन मोनोमर्स होते हैं, ठीक है, कोलेजन मॉलिक्यूल्स।
और ये फिर जो कोलेजन मॉलिक्यूल पॉलीमराइज होते हैं, ठीक है, एक के साथ दूसरा अटैच होता 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 फिर ये क्या कहता है, कोलेजन फाइबर्स बनाते हैं। कोलेजन मॉलिक्यूल्स जिस तरह के अल्फ़ा बीटा और गामा होते हैं, ठीक है, ये फिर कोलेजन फाइबर्स बनाते हैं। और ये कोलेजन फाइबर्स क्या बनाते हैं कि ओस्टियोइड बनाते हैं। इसको ये पहले हम ऊपर से देख के इसका मैकेनिज्म समझ लें। ओस्टियोब्लास्ट है, ठीक है, इसने कोलेजन मॉलिक्यूल बनाए जो कोलेजन मोनोमर्स होते हैं, पॉलीमराइज होके फिर क्या करते हैं कि कोलेजन फाइबर्स बना देते हैं। और ग्राउंड सब्सटेंसेस भी रिलीज़ करते हैं, जिस तरह प्रोटीग्लाइकन, जिस तरह हमने पढ़ा, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है, इसकी सिक्रीशन भी करवाते हैं। अच्छा, ओस्टियोइड जब बन जाता है, ठीक है, तो जो ओस्टियोब्लास्ट होते हैं वो इसमें एंट्रैप हो जाते हैं। ओस्टियोइड जब बन जाता है तो ओस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो इसमें एंट्रैप हो जाते हैं। इसको क्विसेंट ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं। और इसको फिर वो क्या कहलाते हैं, उनको ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। ओस्टियोसाइट आपको पता है कि मेच्योर ओस्टियोब्लास्ट की फॉर्म है। और ये क्या होता है, ओस्टियोइड क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर डिपॉजिट हो गए, ठीक है। ओस्टियोइड क्या होते हैं, ओस्टियोइड कार्टिलेज लाइक मटेरियल डिफरिंग फ्रॉम द कार्टिलेज इन दैट कैल्शियम साल्ट रैपिडली प्रेसिपिटेट, ठीक है, इसमें कैल्शियम साल्ट रैपिडली प्रेसिपिटेट होता है। आफ्टर फ्यू डेज, ठीक है, कैल्शियम प्रेसिपिटेशन होती है ऑन द कोलेजन सरफेस पर। कोलेजन सरफेस जो है, आपने देखा कि यहाँ पे ओस्टियोइड है, इसमें सपोज ये कैल्शियम ये कोलेजन है, ठीक है, इसकी फिर उसके ऊपर कुछ दिन के बाद कैल्शियम डिपॉजिट होगी, ठीक है, कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। और फिर वो कैल्शियम जब डिपॉजिट हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। वो क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स बन जाएंगे। यहाँ पे देखें कि कैल्शियम आयन साल्ट्स टू बी डिपॉजिटेड आर नॉट हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल, ठीक है। जो कैल्शियम आयन साल्ट्स हैं वो कैल्शियम क्रिस्टल हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल नहीं बनाएंगे, बट वो क्या करते हैं, वो कैल्शियम साल्ट होते हैं, वो एमोर्फस कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स वो होते हैं। हमने पढ़ा कि सबसे बड़ा क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट है। यहाँ पे देखें कि ये जो कैल्शियम इनिशियली कैल्शियम साल्ट डिपॉजिट हुए थे वो नॉन क्रिस्टलाइन एमोर्फस फॉर्म में है, नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, ठीक है। ये किस चीज़ का मिक्सचर होते हैं, CaPHO4 और वाटर, ठीक है, Ca3PO4 2 और 3 मालिक्यूल ऑफ वाटर। यहाँ पे 2 मालिक्यूल ऑफ वाटर, यहाँ पे 3 मालिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। और ये साल्ट है, ठीक है, ये दोनों ये क्या है, साल्ट है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों साल्ट हैं। अच्छा, बाय सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन ऑफ एटम्स, तो रीअब्जॉर्प्शन एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ दीज साल्ट्स विद इन वीक्स और मंथ क्या हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल बनाते हैं, ठीक है। ये खुद हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स नहीं है, ये कैल्शियम ये वाले साल्ट जो मैंने कहा है कि डिपॉजिट हुए हैं, ठीक है, ये कोलेजन फाइबर है, इसके ऊपर ये वाले साल्ट डिपॉजिट हुए हैं। तो ये इसकी फिर ये वाले साल्ट जो हैं, चूँकि हाइड्रोक्सी एपेटाइट पहले नहीं, यहाँ पे देखा कि ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट बन जाएंगे, लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं बनेंगे, इसको वीक्स और मंथ लगेंगे। ये कैल्शियम तो डिपॉजिट हो गए कोलेजन सरफेस के ऊपर, ठीक है। ये कौन से साल्ट तो जो है ना डिपॉजिट होंगे, लेकिन ये वो साल्ट नहीं होंगे जिससे फ़ौरन वो बन जाएगा, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स बन जाएंगे। इसको वीक्स और मंथ लगेंगे, जिससे फिर बाद में हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स बन जाएंगे। फ्यू साल्ट रिमेन इन द अमोर्फस फॉर्म परमानेंटली। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है कि एब्जॉर्ब रैपिडली एज एट कैल्शियम नीड इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है। वो फ़ौरन जो है ना अमोर्फस साल्ट जो साल्ट हैं वो अमोर्फस फॉर्म में रहते हैं परमानेंटली, और वो जब कैल्शियम की नीड होती है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में वो रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर ओस्टियोब्लास्ट। अच्छा, और देखें कि ओस्टियोब्लास्ट ना 3 तरह की चीज़ें बनाता है, ठीक है, 3 तरह की चीज़ें बनाता है ओस्टियोब्लास्ट। एक स्क्रीट इन ओस्टियोसाइट, पहला जो है वो ओस्टियोसाइट में स्क्रीट करता है। पहले देखते हैं क्या बनाता है। टिश्यू नॉन स्पेसिफिक अल्कलाइन फॉस्फेट, TNAP, TNAP, ठीक है। अच्छा, ये ब्रेक डाउन करता है किसको, फॉस्फेट को, पायरोफॉस्फेट को। हमने पहले पढ़ा कि पायरोफॉस्फेट जो है वो इनहिबिट करता है प्रेसिपिटेशन को हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स की, ठीक है। मीन से क्या फिर यहाँ पे देखें कि TNAP जो है ये पायरोफॉस्फेट की ब्रेक डाउन करवाता है, और पायरोफॉस्फेट फिर जो है जब ब्रेक डाउन करवाएगा उसकी, तो कैल्शियम और क्रिस्टलाइजेशन वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स की कैल्सिफिकेशन और क्रिस्टलाइजेशन नहीं करेगा, ठीक है, पायरोफॉस्फेट। तो फिर उसके बाद यहाँ पे देखें कि दूसरा जो है ओस्टियोब्लास्ट जो है न्यूक्लियोटाइड पायरोफॉस्फेटेज फॉस्फोडाइस्ट्रेज 1 NPP1
ठीक है, प्रोड्यूस करता है सेल के आउटसाइड में, तो पायरोफॉस्फेट जो है उसको उस पर इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, पायरोफॉस्फेट को प्रोड्यूस करता है, पायरोफॉस्फेट को प्रोड्यूस करता है ये। फिर ओस्टियोब्लास्ट जो है पायरोफॉस्फेट को प्रोड्यूस करेगा, तो ये इनहिबिट करेगा, जिस तरह हमने पहले देखा कि ये इनहिबिट करता है किसको, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स की प्रेसिपिटेशन को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद एनकालोजिंग प्रोटीन भी प्रोड्यूस करता है ओस्टियोब्लास्ट, तो ANK। ठीक है, एनकालोजिंग प्रोटीन सेल से ये पायरोफॉस्फेट को, एनकालोजिंग प्रोटीन का काम क्या होता है, सेल के अंदर से पायरोफॉस्फेट को लाकर और सेल सरफेस पर अड़ा के अटैच कर देना पायरोफॉस्फेट को। अच्छा, फ्रॉम द इंटीरियर टू द सेल सरफेस पर अटैच कर देना। अच्छा, दो चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाए, एनकालोजिंग प्रोटीन की और न्यूरोपेप्टाइड फॉस्फेटेज फॉस्फोडाइस्ट्रेज 1 की डेफिशिएंसी हो जाए, तो एक्स्ट्रासेलुलर पायरोफॉस्फेट कम हो जाता है। एक्स्ट्रासेलुलर पायरोफॉस्फेट कम, क्योंकि ये भी सेल के बाहर से अंदर से बाहर की तरफ ला रहा है पायरोफॉस्फेट को, और ये तो सिक्रीट ही NPP1 जो है ना, सिक्रीट ही आउटसाइड ऑफ द सेल कर रहा है पायरोफॉस्फेट को, जिससे एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की डेफिशिएंसी, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में पायरोफॉस्फेट की डेफिशिएंसी हो जाएगी और एक्सेस मिनरलाइजेशन होगी। ठीक है, एक्सेसिव मिनरलाइजेशन होगी। पहले वाला कंसेप्ट आपने ज़हन में रखना है कि पायरोफॉस्फेट इनहिबिट करता है किसको, प्रेसिपिटेशन को, हाइड्रोक्सी एपेटाइट की। तो जब पायरोफॉस्फेट नहीं होगा तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट की जो है वो डिपोजिशन हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, मिनरलाइजेशन जो है वो बढ़ जाएगी, जिस तरह बोन्स पर में होता है, और कैल्शियम ऑफ द अदर टिश्यूज़ एंड टेंडन्स एंड लिगामेंट ऑफ द स्पाइन। ठीक है, इसमें ज़्यादा हो जाता है। देखिए कि एक्सेसिव जो मिनरलाइजेशन होती है वो बोन्स पर में, और कैल्सिफिकेशन ऑफ द अदर टिश्यू एंड टेंडन एंड लिगामेंट ऑफ द स्पाइन में हो जाती है। ठीक है, जिस ये आर्थराइटिस करता है, जिसको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। ठीक है, ये एक डिज़ीज़ है, और आप ये देख लें कि मैंने न सिर्फ हिस्टोलॉजी और पैथोलॉजी बताई, बल्कि अप्लाइड जो है हिस्टोलॉजी और फिजियोलॉजी भी बताई है, जिसमें मतलब कि हमारी पैथो भी साथ साथ चल रही है। ठीक है, और हम अगली जो वीडियोस आएंगी उसमें भी पैथो हम साथ साथ चलाएंगे। ठीक है, वो देखें कि इंक्रीज TNAP हो गया तो बोन मिनरलाइजेशन ज़्यादा हो जाएगी, अगर TNAP कम हुआ तो बोन मिनरलाइजेशन कम हो जाएगी। जिस तरह की अगर माइस जो हैं, एक्सपेरिमेंटल माइस हैं, उनमें कम होता है बोन जो है, बोन मिनरलाइजेशन कम होती है। TNP अगर म्यूटेशन हो जाए TNP प्रोटीन में, इसके जीन में, तो TNP कम होगा। ठीक है, TNAP कम होगा तो फिर बोन मिनरलाइजेशन कम होगी, तो बोन क्या होंगी, सॉफ्ट होंगी। ठीक है, बोन क्या होंगी, वो सॉफ्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए कि कैल्शियम प्रेसिपिटेशन इन द नॉन ऑसियस टिश्यू अंडर द एबनॉर्मल कंडीशंस, एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब कि बोन प्रेसिपिटेशन हो जाती है। नॉन ऑसियस मतलब कि आर्टरी जो है ना वो नॉन ऑसियस ही हैं, बोनी तो नहीं है ना, अगर वहाँ पर कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाए, ठीक है, तो बोन जो है ना वो एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, और फिर आर्टरीज जो है ना बोन लाइक ट्यूब्स बन जाती हैं। ठीक है, बोन लाइक ट्यूब्स बन जाती हैं। तो ये वाला जो कैल्शियम एक्सचेंज बिटवीन बोन एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।